मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ भूख से रोता हुआ मेरा मासूम बच्चा था और दूसरी तरफ भाई भाभी का डर। अगर मैं उनके पास जाती और मदद मांगती तो ताने सुनने पड़ते, बेइज्जती अलग। कुछ देर तक मैं अपने बच्चे को सीने से लगाए उसे चुप कराने की कोशिश करती रही, लेकिन भूख के आगे मेरी ममता भी हार गई। रोते रोते वह थक कर सो गया। मैंने राहत की सांस ली और धीरे से उसे चारपाई पर लिटा दिया। जैसे ही पीछे हटी, बाहर से भाभी की कड़क आवाज़ सुनाई दी, अरे तुम अभी तक कमरे में ही बैठी हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि शाम होने वाली है? खाना बनाओ, तुम्हारे भैया को समय पर खाना चाहिए। रोज़ देर हो जाती है और फिर गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। तुम्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं है। मैं घबरा कर बाहर निकल आई कि कहीं बच्चे को की नींद न टूट जाए। मैंने जल्दी से कहा, भाभी आप चिंता मत करो, अभी बना देती हूँ। मैं फटाफट रसोई में लग गई। हाथ तेजी से चल रहे थे। खाना भी बनाया, बर्तन भी धोए, क्योंकि भाभी को गंदी रसोई बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इस बार वह पहले से ज़्यादा ज़ोर से रो रहा था। भाई भाभी खाना खा रहे थे। भैया ने झुँझलाकर कहा, हर वक्त बच्चा रोता रहता है, इसे चुप कराओ, सुकून से खाना भी नहीं मिलता। मैं दौड़कर कमरे में गई, बच्चे को गोद में लिया, पर वह चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वह बहुत देर से भूखा था, अब मुझसे रहा नहीं गया। मजबूर होकर मैं भाभी के पास गई और हाथ जोड़कर कहा, भाभी बच्चे के लिए थोड़ा दूध लाने के पैसे दे दीजिए, बहुत देर से भूखी है। भाभी ने मुझे ऐसा देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। फिर भाई की तरफ देखकर बोली, मैंने पहले भी कहा था, इसे घर में रखोगे तो खर्चा बढ़ेगा, काम पर भेजो। इसे दूसरों के घर काम करेगी तो अपना पेट खुद भरेगी, हम पर बोझ क्यों बने, हमारे अपने बच्चे की जरूरतें कम है क्या? भाई ने भी सख्त आवाज में कहा, हर बात पर पैसे चाहिए? कल जो दूध लाया था वही पिला दो, हमारे पास और नहीं है। इतना कहकर दोनों फिर खाने लगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। घर में जो भी फल या दूध आता सब भाभी के कब्जे में रहता, थोड़ा बहुत मुझे मिलता भी तो ऐसे जैसे एहसान हो। उस रात में बच्चे को लेकर अंधेरे कमरे में बैठी रही। दीवारें मुझे चुभ रही थी। बच्चा फिर बिलखने लगा। उसकी हिचकियाँ मेरे दिल को चीर रही थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं भूख से उसकी तबीयत न बिगड़ जाए। इसी बेबसी में मुझे अपनी पुरानी सहेली शहर याद आ गई। स्कूल के दिनों के दोस्त, बहुत सालों से बात नहीं हुई थी, लेकिन अब वही आखिरी उम्मीद थी। कांपते हाथों से मैंने उसे मैसेज किया कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बच्चा भूखा है, कोई मदद कर दो। मैसेज भेजकर मैंने फ़ोन सीने से लगा दिया। कुछ ही मिनट बाद फ़ोन बजा। मैंने सोचा शहर का फ़ोन होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ थी। उसने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है, अगर पैसे चाहिए तो अभी बाहर आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, आप कौन हैं, शहर कहाँ है? लेकिन फ़ोन कट गया। बच्चे का रोना तेज़ हो गया था। डर और ममता में फैसला नहीं कर पा रही थी। आखिरी मैंने दुपट्टा ओढ़ा, बच्चे को गोद में लिया और चुपचाप घर के बाहर की तरफ बढ़ गई। मैं दबे पाँव घर से बाहर निकली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था सब सुन लेंगे। गली में हल्की सी रोशनी थी और अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आम दिनों में इस वक्त मोहल्ला बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन आज माहौल बदला हुआ लग रहा था। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली, मेरी आंखें सामने का मंजर देखकर खुली की खुली रह गई। गली में 3-4 बड़ी काली गाड़ियां खड़ी थी। उनकी तेज रोशनी सीधे मेरी आंखों पर पड़ रही थी, जिससे कुछ पल के लिए मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मैं घबरा गई और पीछे मुड़ने का सोचा था, लेकिन तभी ये गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। उसके पहनावे और चाल में एक अजीब सा रौब था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने अपने बच्चे को और कसकर सीने से लगा लिया। वह आदमी मेरी तरफ बढ़ा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। उसकी आवाज़ वही थी जो फ़ोन पर सुनी थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कांपते हुए पूछा, आप कौन है और मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, पहले बच्चे को देखो, वह बहुत कमज़ोर हो रही है, अभी तुम्हें फैसले लेने होंगे। तभी अचानक पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से खोलने की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो भाई गुस्से से बाहर निकल आए थे। शायद उन्होंने मुझे जाते ही देख लिया था या फिर गाड़ियों की आवाज़ सुन ली थी। उन्होंने मुझे इस हाल में देखकर डांटते हुए कहा, इस वक्त बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? रात के समय यूँ बाहर निकलते हुए। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र गाड़ियों पर पड़ी, वही वह भी एक पल को चुप हो गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। वह आदमी अब पूरी तरह रोशनी में आ चुका था। भाई उसे घूरकर देखने लगे, जैसे उन्होंने उसे कहीं देखा हो। तभी उस आदमी ने शांत आवाज में कहा, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूँ। भाई ने तमतमाते हुए कहा, किसकी जिम्मेदारी? यह औरत मेरी बहन है और इसका बच्चा मेरे घर में रहता है, तुम कौन होते हो यहाँ आने वाले? उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, फिर बच्चे की तरफ और बोला, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही भाई का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ये तमाशा क्या है? इतनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ क्यों आए हो? बोलने में बदनामी कराना चाहते हो? उस आदमी ने बड़े संयम से कहा, मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा, हालात मुझे यहाँ खींच लाए हैं। भाई ने मुझे घूर कर देखा और उनकी आंखों में नफरत और बेबसी दोनों साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, तुमने इसे बुलाया है ना पैसे के लिए? अब देख लिया इसका अंजाम। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक गई हो। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरा बच्चा अब भी मेरे सीने से लगा सिसक रहा था। वह आदमी आगे बढ़ा और बोला,
अगर आपको शक है तो आप अपनी बहन से पूछ सकते हैं, लेकिन सच ये है, अगर आज मैं नहीं आता तो ये बच्ची भूख से और बीमार पड़ जाती। भाई कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हमें किसी एहसान की जरूरत नहीं है, हम इसे पाल सकते हैं। उस आदमी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पाल सकते हैं लेकिन पाल नहीं पा रहे हैं, ये फ़र्क आपको भी दिख रहा है। यह सुनकर भाई का चेहरा और सख्त हो गया। भाभी भी दरवाजे पर आ चुकी थी। उनकी नज़र गाड़ियों पर गई और फिर उस आदमी पर। उनकी आंखों में लालच और हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने भाई के कान में कुछ कहा, शायद उन्हें समझ आ रही थी कि मामला अलग है। भाई थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, ये आदमी कौन है? मैं क्या कहती, मेरा गला सूख गया था। तभी उस आदमी ने खुद आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम रमीज़ है और मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ। भाई का चेहरा सुनते ही जैसे पत्थर का हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, वही रमीज जिसने हमारी इज्जत पर दाग लगाया था, जिसकी वजह से इसने घर छोड़ दिया था। रमीज ने शांति से जवाब दिया, मैंने कभी किसी की इज्जत खराब नहीं की, मैंने हमेशा इसे सम्मान दिया था, हालत ने सब बिगाड़ा। भाई ने तीखे स्वर में कहा, अब बहुत हुआ, इसे यहाँ से ले जाओ और आज के बाद दोबारा इस घर की तरफ मत आना। रमीज ने सिर हिलाया और बोला, यही मेरा इरादा है, मैं इसे और बच्ची को एक सुरक्षित जिंदगी देना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में ये सब हो रहा था? मैं सपने तो नहीं थी? भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा, जा, अब यहाँ तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं भारी कदमों से आगे बढ़ी। मेरे अंदर डर भी था और एक अजीब सा सुकून भी। रमीज ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बच्चे को बड़े प्यार से गोद में ले लिया। जैसे यही बच्ची उसके कंधे से लगी, वह पहली बार शांत हुई। मुझे उस पर एहसास हुआ कि शायद यही वह सहारा जिसकी मुझे तलाश थी। गाड़ी चल पड़ी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। गली मोहल्ला सब पीछे छूटता जा रहा था। मेरे दिल में पुराने दिन घूमने लगे, बचपन की हंसी, अब्बा अम्मी की ममता, भाई का वही सख्त रवैया, फिर कॉलेज के दिन जहाँ मैंने सपने देखे थे, पढ़ाई करने के, अपने पैरों पर खड़े होने के सपने, लेकिन सब अधूरा रह गया। मुझे याद आया जैसे मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, परिवार की मर्जी के खिलाफ। मुझे लगा था प्यार सब ठीक कर देगा, लेकिन वह गलत साबित हुआ। शादी के बाद हालत बदल, शक, ताने और रोज का तनाव, फिर तलाक हुआ और समाज की नज़रें, सब कुछ है मुझे तोड़ चुका था। उसी टूटन में मैं भाई के घर आई थी, लेकिन वहाँ भी सुकून नहीं मिला। रमीज की आवाज़ ने मुझे ख्यालों से बाहर निकाला। उसने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम सुरक्षित हो। मैंने धीरे से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है और आज भी करता हूँ। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। मैं हैरान रह गई, इतना बड़ा घर मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। अंदर दाखिल होते ही नौकरानी आई और बच्चे के लिए दूध लेकर आई। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। बच्चे ने पेट भरकर दूध पिया और चैन से सो गई। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। रमीज ने कहा, यह घर अब तुम्हारा है, कोई तुम्हें यहाँ कुछ कहने वाला नहीं है। उस रात में पहली बार सुकून से सोई, लेकिन मन में किसी कोने में सवाल भी था कि यह सच में नई शुरुआत है या फिर कोई नई परीक्षा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि मैं खाऊं। कमरे में हल्की धूप आ रही थी, बिस्तर मुलायम था और बच्ची मेरे पास चैन से सो रही थी। यह नज़ारा मेरे लिए नया था। अब तक की ज़िंदगी की में सुबह की शुरुआत हमेशा डर और चिंता से होती थी, लेकिन आज पहली बार दिल में हल्कापन था। मैं धीरे से उठी और बच्ची के माथे पर हाथ रखा। वह आराम से सांस ले रही थी, जैसे उसे भी पहली बार सुकून मिला हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ हुई। एक महिला अंदर आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, आप उठ गई हैं, नाश्ता तैयार और बच्ची के लिए दूध भी। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। किसी ने बिना ताना दिए मेरी गुस्से के इतनी सहजता से मेरी ज़रूरत का ख्याल रखा। यह मेरे लिए अजनबी एहसास था। मैं बच्ची को लेकर बाहर आई। घर बड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई डर नहीं था। हर कोई सामान से बात कर रहा था। रमेश सामने वाले कमरे में बैठा था। उसने मुझे देखा तो खड़ा हो गया और बोला, ठीक से सो पाई? मैं बस ही डला सकी, शब्द नहीं निकल रहे थे। नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए मुझे पहली बार बाई का घर याद आ रहा था। वहाँ हर कोर गिन कर दिया जाता था और यहाँ बिना मांगे सब सामने था। रमीज ने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बिना झिझक कहना, यहाँ तुम मेहमान नहीं हो। ये सुनकर मेरे दिल में दिल सिमट गई। मेहमान नहीं हो, ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। नाश्ते के बाद उसने बताया कि ये घर शहर से थोड़ा दूर है, ताकि शोर से दूर शांति मिल सके। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम और बच्ची यहाँ सुरक्षित रहो। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे खुद को संभालो, अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करो। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरानी हो रही थी। वह गुम नहीं दे रहा था, न ही एहसान जता रहा था, बल्कि जैसे मेरे जख्मों को समझ रहा हो। दिन बीतने लगे। बच्चे की सेहत में सुधार होने लगा। उसका चेहरा खिलने लगा और उसकी हंसी मेरे लिए दुआ बन गई थी। मैं भी थोड़ा मजबूत महसूस करने लगी, लेकिन मन में सवाल अब भी यही था, क्या रमित सच में बदल गया है या यह सब किसी मकसद के तहत है? एक दिन हिम्मत करके मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या तुमने मेरी मदद क्यों की जब सबने मुझे छोड़ दिया? उसने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें किसी दर्द से गुजरना पड़ा। मैंने तुम्हें कभी गलत नज़र से नहीं देखा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए अहम थी, तब भी और आज भी।
उसके शब्दों में बनावट नहीं थी, लेकिन मेरा मन अब भी डरा हुआ था। अतीत ने मुझे भरोसा करना सिखाया ही नहीं था। उसी शाम मुझे भाई की याद आई, उनका गुस्सा, उनकी आंखों में वह नफरत। शायद उनके दिल में भी कहीं दर्द था, लेकिन उस दर्द की सजा मुझे क्यों मिली? मैं सोचती रही, क्या कभी वह मुझे माफ़ कर पाएंगे? क्या कभी मेरी बच्ची को अपनी भांजी मानेंगे? इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। कुछ दिन बाद रमीज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई या काम के बारे में सोचो। तुम्हारी पहचान सिर्फ किसी की बहन या किसी की पत्नी बनकर नहीं रहनी चाहिए। ये सुनकर मुझे अपने पुराने सपने याद आए। यूनिवर्सिटी जाना, पढ़ना, अपने पैरों पर खड़े होना। मैं चुप रही, लेकिन अंदर कुछ जागने लगा। शायद ज़िंदगी मुझे सच में दूसरा मौका दे रही थी। लेकिन हर रात सोने से पहले एक डर ज़रूर रहता था कि कहीं ये सब अचानक ख़त्म न हो जाए, कहीं फिर से मुझे उसी अंधेरे में न धकेल दिया जाए। मैं बच्ची को सीने से लगाकर सो जाती और मन ही मन भगवान से बस यही मांगती कि अगर ये सुकून झूठा है तो इसे जल्दी छीन लेना, क्योंकि दोबारा टूटने की हिम्मत अब मुझ में नहीं थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर दिन मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ दिखने लगी थी। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी और उसकी हंसी पूरे घर में फैल जाती थी। मैं जब उसे खेलते देखती तो दिल से दुआ निकलती कि काश यह मुस्कान कभी फीकी न पड़े। रमेश का व्यवहार हर दिन एक जैसा शांत और सम्मान भरा रहता था। उसने कभी मुझे कोई सवाल नहीं किया, न ही किसी तरह का दबाव डाला। वह बस यही कहता था कि तुम्हें जो सही लगे वही करना। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो तुम पास के कॉलेज में दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकती हो। तुम्हारी फीस और बाकी इंतजाम मैं कर दूंगा, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। ये सुनकर मेरे दिल में डर भी था और खुशी भी। मैंने इतने साल बाद अपने सपनों का नाम फिर से सुना था। उस रात में देर तक जागती रही। बीते हुए साल आंखों के सामने घूमते रहे। अपमान, ताने, डर और अकेलापन सब याद आया, लेकिन साथ ही यह नया सुकून भी था जो मुझे पहली बार मिला था। मैंने तय किया कि अगर ज़िंदगी दूसरा मौका दे रही है तो मैं उसे डर के मारे छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन मैंने रमेश से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अपनी मेहनत से। उसने मुस्कुरा कर कहा, यही जवाब सुनना चाहता था। कॉलेज शुरू हुआ तो पहली बार लगा कि मैं सिर्फ किसी की बहन या किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं खुद भी एक पहचान हूँ। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास लौटने लगा। इसी बीच एक दिन अचानक भाई का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में वही शक्ति थी, लेकिन कहीं ना कहीं थकान भी। उन्होंने कहा, बच्ची कैसी है? मैंने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, ठीक है। ये छोटा सा जवाब हमारे रिश्ते में एक दरार को थोड़ा सा भर गया। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन रखते समय बस इतना बोले, अपना ख्याल रखना। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि समय चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, रिश्तों में पूरी तरह जहर नहीं भर जाता। कुछ महीनों बाद रमीज ने मुझसे कहा, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिना शर्त, बिना दबाव के। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। मैंने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया, जहाँ डर नहीं था, जहाँ मेरी खामोशी को कमजोरी नहीं समझा गया। उस रात मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं किसी के एहसान के सहारे नहीं जीऊँगी। अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी, अपने बच्चे को एक मजबूत माँ दूँगी और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लूँगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो समझ आता है कि कभी-कभी टूटना ज़रूरी होता है, ताकि इंसान अपनी असली ताकत पहचान सके। जो दर्द मैंने सहा, वही मेरी सीख बन गया और जो सुकून मुझे मिला, वह किसी दौलत का मोहताज नहीं था। यह भरोसे और सम्मान से बना था। शायद वही ज़िंदगी है, गिर कर उठना, डर के बावजूद आगे बढ़ना और अपने हिस्से की रोशनी खुद चुन लेना। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब